स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ यूनिट 3। अगर बेटा इसमें हम बात करें तो सबसे पहले बेटा इसमें हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, अगर बेटा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल क्या है, जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट के बारे में बेटा हमें पता है, तो बेटा इन एलिमेंट को अरेंज करना है, इन नॉन एलिमेंट्स को बेटा अरेंज करना है। ठीक है, किस बेसिस पर अरेंज करना है कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो। तो बेटा जो भी आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन बेटा सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज करना है हमें, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है, उनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देना है। इन सभी को बेटा एक टेबल की फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में बेटा हमें अरेंज कर देना है। तो हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है, ये अरेंजमेंट है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी बेटा नॉन एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट है। इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक साथ रखा जाए। ठीक है, इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स having similar property group together। इट मीन्स बेटा जिन एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक साथ रखा जाए, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में। तो बेटा हमने पीरियोडिक टेबल में यही किया हुआ है कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनको हमने एक वर्टिकल कॉलम में रखा है, जिसको हम ग्रुप बोलेंगे। और आपको पता है बेटा पीरियोडिक टेबल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो बेटा हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो टोटल ग्रुप हैं वो 18 है, 18 ऐसे वर्टिकल कॉलम है। और बेटा अगर हम इसमें पीरियड की बात करेंगे तो इसमें बेटा हमारे पास 7 पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं बेटा। अब बेटा बहुत अगर हम बात करें कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो बेटा अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है बेटा कि जो हम आज पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो स्टार्टिंग में ऐसी ही बन गई थी, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, उसके लिए बेटा अलग अलग एफर्ट होते हैं। तो अगर हम देखें उनमें से एक बेटा हम बोलते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ ट्रायड। एक साइंटिस्ट था बेटा डोबर्नियर ट्रायड, तो हम बेटा एक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, या बेटा इसको हम सिंपली अगर बोलना चाहें दैट इज़ डोबर्नियर ट्रायड रूल, या बेटा इसको हम लॉ ऑफ ट्रायड की जगह बोल सकते हैं दैट इज़ डोबर्नियर ट्रायड रूल। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा डोबर्नियर ट्रायड रूल क्या है। अगर बेटा हम लॉ ऑफ ट्रायड की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रायड का मतलब है बेटा 3। ठीक है, तो डोबर्नियर ट्रायड बेटा साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। ठीक है, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, जो एलिमेंट 3 एलिमेंट का बेटा ग्रुप बनाया ना, इन तीनों एलिमेंट की जो बेटा प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल सेम थी, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, और उसने कहा कि जो हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे तो जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा। ठीक है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल उसने बेटा जो ट्रायड बनाया था वो ये था कि लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है बेटा, ये आपको पता है कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ बेटा लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। क्योंकि आपको पता है डोबर्नियर ट्रायड ने 3 एलिमेंट का बेटा ग्रुप बनाया था और इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम लिथियम का बेटा एटॉमिक मास की बात करें दैट इज़ 7। अगर मैं लिख देता हूँ बेटा इनका एटॉमिक वेट,
और बेटा पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज़ 39। तो उसने कहा कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज वेट लेंगे तो वो एवरेज बेटा सेकेंड एलिमेंट का होगा। इट मीन्स बेटा अगर मैं यहाँ पर सोडियम की वेट की बात करता हूँ तो बताओ सोडियम का वेट कैसे निकलेगा, दैट इज़ 7, ये मास है दैट इज लिथियम का, प्लस 39 ये बेटा मास है पोटेशियम का। इन दोनों का एवरेज ले लो, डिवाइड बाई 2, 39 प्लस बेटा 7 ये हो गया आपके पास 46 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 23। तो जो सोडियम का मास है वो कितना होगा, 23, ये होगा बेटा सोडियम का मास। और ये बेटा सोडियम का मास 23 होता है। तो उसने डोबर्नियर ट्राइड ने कोशिश की कि भाई वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो उनको एक ग्रुप में रख दें। इट मीन्स एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे होंगे सभी की प्रॉपर्टी आपको बेटा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे बेटा उसने बहुत सारे ग्रुप बनाए मतलब 3-3 एलिमेंट के। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास एक हम और भी ले सकते हैं, जैसे बेटा हमारे पास हो गया दैट इज़ कैल्शियम। एक एग्जांपल अगर हम और लेना चाहें बेटा, कैल्शियम हो गया, ठीक है बेटा, स्ट्रोंशियम हो गया और बेटा बेरियम हो गया। कैल्शियम का अगर हम मास देखें तो बेटा आपके पास कैल्शियम का मास है 40। बेटा अगर हम बात करें बेरियम 137। ठीक है, तो अगर हम इनका एवरेज लेंगे दैट इज़ 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2, तो बेटा ये एवरेज आएगा 88.5। लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअली में मास होता है वो होता है 87.5। तो ये नियरली क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो उसने कोशिश की थी जो साइंटिस्ट है डोबर्नियर ट्राइड ने। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको 3 एलिमेंट दिए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने पूछा भाई आपके पास एलिमेंट है दैट इज़ आयरन है बेटा, कोबाल्ट है और निकल है। ठीक है, क्या ये डोबर्नियर ट्राइड है, ये पूछा कि तीनों एलिमेंट देखे कि इज दैट ग्रुप इज डोबर्नियर ट्राइड, क्या ये बेटा डोबर्नियर ट्राइड है, ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि भाई क्या ये डोबर्नियर ट्राइड है या नहीं है। तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ ये डोबर्नियर ट्राइड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि बेटा अगर मैं आयरन का वेट देखता हूँ, बेटा आयरन का वेट है 55.85। ठीक है, जो बेटा निकल है इसका वेट है दैट इज़ 58.71। और जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इसका जो मास आ रहा है वो एवरेज से बिल्कुल डिफरेंट, इन तीनों का मास ही नियरली सेम है, ये है दैट इज़ 58.91। तो कहने का मतलब इन तीनों का वेट नियरली सेम है। ठीक है, और डोबर्नियर ट्राइड तो ये कहता है कि भाई फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का अगर हम एवरेज वेट निकालें तो वो मिडल वाले एलिमेंट का होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इनका जो एटॉमिक वेट है इज नियरली सेम, वो बेटा लगभग सेम है। ठीक है, और बेटा अगर इनका एटॉमिक वेट नियरली सेम है तो ये ओबियसली बात है कि यहाँ पे एवरेज बराबर नहीं आ सकता। अगर हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसीलिए डोबर्नियर ट्राइड नहीं है ये। और वैसे बेटा मैं आपको बता देता हूँ ये जो डोबर्नियर ट्राइड रूल है ये कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट में एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट में बेटा ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ये जो आपके पास रूल है ये कुछ टाइम बाद फेल हो गया। फिर बेटा एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, वो मतलब ये सारी चीज़ें बेटा कोशिश हो रही हैं कि भाई एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाए, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में पर्टिकुलर रखा जाए ताकि चीज़ें याद करने में आसान रहें। ठीक है ना बेटा, तो नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा दैट इज़ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट आता है दैट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, अब ध्यान से देखना बेटा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या कहता है। बेटा अगर हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की बात करें तो इसने एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास।
आपको पता है केमिस्ट्री में हम एटॉमिक मास बोलें या बेटा एटॉमिक वेट बोलें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि फिजिक्स में बहुत डिफरेंस है। फिजिक्स में वेट एक फोर्स होता है, दैट इज mg। अगर g की वैल्यू जीरो होगी तो वेट जीरो हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एक ही तरीके से यूज़ करते हैं। इसके पीछे रीज़न है बेटा, क्योंकि जो भी हम मास कैलकुलेट जो बेटा हमारे पास एलिमेंट का मास जो हमने कैलकुलेट कर रखा है वो एक्चुअल मास नहीं है, वो रिलेटिव मास है। वो कार्बन 12 स्टैंडर्ड यूज़ करके हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मान लो कि आपके पास ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एटॉमिक वेट एक सिंपली या एटॉमिक मास केमिस्ट्री में एक नंबर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि आपके एलिमेंट का एक एटम कितने गुना ज़्यादा भारी है कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास क्या कर दें, 1/12 कर दें। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये कार्बन के एटम के साथ जस्ट कंपैरिजन है। इट मीन्स जैसे बेटा मैं कहता हूँ भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पे 16 का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 गुना ज़्यादा भारी है। किससे? कार्बन के एक एटम से। अगर हम कार्बन के एक एटम का मास बेटा क्या कर देते हैं, 1/12 कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में बेटा एटॉमिक मास लिखो एटॉमिक वेट लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसने बेटा क्या किया, न्यूलन एंड ऑक्टेव ने, सबसे पहले इसने जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज ही अरेंज द एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic mass। ठीक है बेटा, फिर उसने बेटा ऑब्जर्व किया कि जो हर 8वां एलिमेंट है, एवरी 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल सेम है, फर्स्ट एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसने फिर ऑब्जर्व किया, जो न्यूलैंड साइंटिस्ट था, दैट इज ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, of every 8th element was similar to first one, जो भी पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि बेटा उसने कहा कि जो हमारे पास म्यूजिकल वोल नोटेशन होती है, म्यूजिकल वोल नोटेशन बेटा ये आपके पास हो गया। उसने कंपेयर किया सा रे गा मा पा धा नी सा बेटा। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम इसको नंबर देते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो दोबारा से ये फर्स्ट पे सा है और दोबारा से बेटा 8th पे क्या आ गई, ये सा आ गया। तो उसने कहा कि जैसे म्यूजिकल नोटेशन में, ठीक है, हर एवरी 8th वो सेम म्यूजिकल नोटेशन आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सा के बाद रे आएगा, तो अगर मैं यहाँ से 1 स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और जो मैं रे लिखूँगा वो 8th हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बेटा ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको अरेंज किया। लेकिन बेटा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उस टाइम पर इनर्ट गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, मैं नोट डाल देता हूँ यहाँ पर कि एट दैट टाइम inert gases were not known, that is inert gases were not known। उस टाइम तक बेटा इनर्ट गैसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, अब देखो मैं अरेंज करके दिखाता हूँ आपको जो उसने अरेंजमेंट किया था, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, सॉरी ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियोन नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि नियोन इनर्ट गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ठीक है ना, उस टाइम तक बेटा डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। उसने हाइड्रोजन को इसके ऊपर रखा बेटा।
फ्लोरीन के ऊपर। ये मैं वो अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ जो कि न्यूलैंड्स ने शो किया था, ठीक है। इसने जस्ट क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास, ठीक है ना। जैसे आप लिथियम से बेरिलियम से बोरोन कार्बन ऐसे अगर आप मूव करोगे तो एटॉमिक वेट लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद है दैट इज सोडियम, दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है बेटा। आर्गन नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि वो इनर्ट गैस वो डिस्कवर ही नहीं हुआ था बेटा। दैट इज पोटेशियम एंड कैल्शियम। इट मीन्स ये जो हर ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इट मीन्स इस ग्रुप में 3 आ रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी 3 आ रहे हैं बेटा, दैट इज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसमें बेटा कार्बन और सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये जो ग्रुप में एलिमेंट आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या है, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब अगर मैं बात करूं कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, आपको ये तो पता है इस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बेटा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट कौन आ गया, सोडियम। उसने यही तो कहा था कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन पहले जैसी होगी, जो पहला एलिमेंट है। अगर बेटा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 8th एलिमेंट ये बनेगा मैग्नीशियम, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अगर मैं बोरोन से स्टार्ट करूँगा तो 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम बनेगा। कार्बन से स्टार्ट करूँगा तो 8th एलिमेंट बेटा घूम के क्या बनेगा, सिलिकॉन बनेगा, ठीक है। तो उसने यही कहा कि भाई हर एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी, ठीक है, जो फर्स्ट वन पे है। अब बेटा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इससे आगे ये अरेंज कर ही नहीं पाया, ठीक है। इसका मतलब इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं। तो बेटा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस बोलो या बेटा आप ड्रॉबैक बोल सकते हो या बेटा आप डीमेरिट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे जो पहली कमी थी, क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये रूल कहाँ तक, कौन से एलिमेंट तक लागू होता है। तो याद रखना बेटा, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। दिस रूल इज वैलिड, दैट इज ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है बेटा ये रूल, इससे आगे रूल लागू नहीं होगा। क्योंकि बेटा एक्चुअली में कैल्शियम के बाद है ना, कैल्शियम के बाद यहां पर आएंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। कैल्शियम के बाद आएंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आपको पता है जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे तो डिफरेंस जो है वो 8 का नहीं होगा, 8 का डिफरेंस नहीं होगा बेटा, उस टाइम पे बेटा डिफरेंस हो जाएगा 18 एलिमेंट्स का, ठीक है। बिकॉज डी ब्लॉक में जो डिफरेंस होगा वो 18 एलिमेंट का होगा, ठीक है ना। डी ब्लॉक में जो बेटा डिफरेंस होगा ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट की बजाय बेटा जो डिफरेंस होगा वो होगा बेटा 18 एलिमेंट्स का, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब आपको पता है कुछ टाइम के बाद बेटा जो इनर्ट गैसेस है वो डिस्कवर्ड होती हैं, क्योंकि ये जब इसने अरेंजमेंट किया था उस टाइम तक इनर्ट गैसेस बेटा डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। लेकिन बेटा जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हुई, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये रूल ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है ना। फिर इस रूल का कोई मतलब ही नहीं था। तो इट मीन्स जब इनर्ट गैसेस के बारे में पता चला तो उस टाइम पे रूल अप्लीकेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि फिर तो आपको पता है ये 8th एलिमेंट नहीं, फिर तो 9th एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम क्या रखेंगे बेटा, भाई फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, लिथियम बेरिलियम की कार्बन हाइड्रो, फ्लोरीन के बाद जो आपके पास इनर्ट गैस है वो आएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, इसी तरह क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा। अगर बताऊँ मैं नियोन रखूँगा यहाँ पर तो ये तो 9th एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस के जैसे डिस्कवर्ड होती हैं बेटा तो उस टाइम के बाद ये रूल लागू नहीं होता है। दूसरी बात बेटा, जो भी हैवी मेटल्स हैं, ठीक है बेटा, उन हैवी मेटल्स में भी ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, हैवी मेटल्स, ठीक है। जैसे बेटा आयरन हो गया, ठीक है ना, इनके अंदर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है।
ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, डिफरेंस 8 का नहीं होगा, 18 का डिफरेंस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ठीक है, अगर बेटा इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसमें जैसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बेटा एक बार क्वेश्चन आया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, आपसे पूछ भी लेता हूँ। उसने बेटा हमें ऑप्शन दिए थे और हमसे ये पूछा था, बताओ कौन से पेयर के अंदर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, फॉर विच पेयर, ठीक है बेटा, न्यूलैंड रूल नॉट अप्लीकेबल, न्यूलैंड्स रूल नॉट अप्लीकेबल, जो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ये बेटा क्वेश्चन था। आपके पास पहला ऑप्शन है बेटा दैट इज लिथियम सोडियम, आपके पास दूसरा ऑप्शन है बेटा दैट इज कार्बन सिलिकॉन, आपके पास बेटा तीसरा ऑप्शन है दैट इज मैग्नीशियम एंड बेटा कैल्शियम, आपके पास बेटा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आपसे ये पूछा गया है दैट इज बेटा कि ये जो एलिमेंट हमारे पास, इन सभी में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लीकेबल हो रहा है एक्सेप्ट वन, एक ऐसा पेयर है जिसमें अप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो अब देखो लिथियम सोडियम, ये रहा बेटा आपके पास लिथियम और सोडियम, यहाँ पर अप्लीकेबल है। दूसरा बेटा कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन में अप्लीकेबल है, बिल्कुल कार्बन और सिलिकॉन में अप्लीकेबल है, ये भी ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम बेटा, देखो मैग्नीशियम कैल्शियम का है, ये रहा मैग्नीशियम और कैल्शियम बेटा, यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन, कहीं पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, नहीं है, तो यहाँ पर ये बेटा रूल अप्लीकेबल नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास था दैट इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल।